मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एएनएम की फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 78 आज एकदम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सेशन में लास्ट तक बने रहेगा और सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा गर्भाशय का सामान्य वजन प्रसव के तुरंत बाद कितना होता है? 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 250 ग्राम या 50 ग्राम। तो कह रहा है कि जो गर्भाशय का वजन है प्रसव के तुरंत बाद कितना होता है। तो यह प्रसव के तुरंत बाद गर्भाशय का सामान्य वजन होता है कितना? 1000 ग्राम। क्या होता है? 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। यह प्रसव के तुरंत बाद गर्भाशय का सामान्य वजन होता है। और 500 ग्राम क्या है? यह प्रसव के कुछ समय बाद का औसत वजन है। और ये क्या? प्रसव के तुरंत बाद का है। और 250 ग्राम क्या है? यह गर्भावस्था से पहले का वजन होता है। और 50 ग्राम यह पूर्ण इन्वाल्यूशन के बाद का होता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्लामीडिया संक्रमण गर्भावस्था में किस समस्या को जन्म दे सकता है? किडनी फेल्योर या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम या पीलिया। तो कह रहा क्लामीडिया संक्रमण गर्भावस्था में किस समस्या को जन्म दे सकता है? तो क्लामीडिया संक्रमण गर्भावस्था में क्या? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यह आमतौर पर क्या? क्लामीडिया से संबंधित जटिलता है। और किडनी फेल्योर क्या? इसका कोई संबंध नहीं है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या? यह गर्भावस्था में की शुरुआत में क्या? उल्टी से संबंधित है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है? गर्भावस्था में गर्भ की अवस्था में क्या होता है? शुरुआत में उल्टी से संबंधित है। और पीलिया या लीवर से जुड़ी समस्या है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अपरा प्रीविया में के प्रमुख लक्षण क्या होता है? अपरा प्रीविया का प्रमुख लक्षण क्या होता है? दर्द रहित रक्तस्राव, तेज पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार। तो अपरा प्रीविया का प्रमुख लक्षण है दर्द रहित रक्तस्राव। इसका प्रमुख लक्षण है। और तेज पेट दर्द क्या? यह अपरा विकलन से संबंधित है। और सिर दर्द यह प्रीक्लेम्सिया में होता है। और बुखार यह संक्रमण को दर्शाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रसव के समय फंडल हाइट में अचानक कमी किसका संकेत हो सकती है? अपरा प्रीविया, यूटेराइन रप्चर, ओलिगोहाइड्रामियोस या ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। तो प्रसव के समय जो हमारा फंडल हाइट में अचानक कमी किसका संकेत हो सकती है? फंडल हाइट में अचानक जो कमी आती है वह किसका संकेत हो सकती है? तो यह है क्या? यूटेराइन रप्चर। यह अचानक फंडल हाइट की कमी कर सकता है। जो हमारा क्या यूटेराइन रप्चर है यह अचानक फंडल हाइट में क्या कर सकता है? कमी कर सकता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है इनफर्टिलिटी के लिए सबसे सामान्य कारण क्या है होता है? ओव्यूलेशन की समस्या यह महिलाओं में सबसे सामान्य कारण है। यूटेराइन कैंसर, मल्टीपल प्रेगनेंसी या क्लैमिडिया वैक्सीन। तो कह रहा क्या इनफर्टिलिटी के लिए सबसे सामान्य कारण क्या है? इनफर्टिलिटी के लिए सबसे सामान्य कारण क्या है? हमारा ओव्यूलेशन की समस्या। इनफर्टिलिटी के लिए सबसे सामान्य कारण ओव्यूलेशन की समस्या। यह महिलाओं में क्या होता है? सबसे सामान्य कारण है। यूटेराइन कैंसर क्या है? यह दुर्लभ कारण है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है? इनफर्टिलिटी से संबंधित नहीं है यह। और एक क्लैमिडिया वैक्सीन क्या है? इसका कोई वैक्सीन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है हेल्प सिंड्रोम में कौन शामिल नहीं होता? हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम या लो प्लेटलेट काउंट या हाइपोग्लाइसीमिया। तो कह रहा क्या हेल्प सिंड्रोम, जो हमारा हेल्प सिंड्रोम में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा हेमोलिसिस यह क्या है? प्रमुख विशेषता है। यह क्या हेल्प सिंड्रोम में क्या शामिल नहीं है? तो हेल्प सिंड्रोम में क्या हेमोलिसिस शामिल नहीं है। एलिवेटेड लीवर यह विशेषता होती है क्या हेल्प सिंड्रोम की। फिर लो प्लेटलेट काउंट यह भी क्या हेल्प सिंड्रोम संबंधित है। और हाइपोग्लाइसीमिया यह भी क्या है? यह इसका भाग ही नहीं है। तो क्या रहा है? तो हेमोलिसिस हो जाएगा क्या हेल्प सिंड्रोम में शामिल है। फिर एलिवेटेड लीवर एंजाइम ये भी क्या हेल्प सिंड्रोम में शामिल है। और लो प्लेटलेट काउंट ये भी क्या हेल्प सिंड्रोम में शामिल है। तो ये तीनों क्या शामिल हैं, लेकिन इसका मान क्या? यह हाइपोग्लाइसीमिया हेल्प सिंड्रोम में शामिल नहीं है। तो कह रहा क्या हेल्प सिंड्रोम में कौन शामिल नहीं होता है? तो हमारा क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। ये तीनों शामिल है और ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात में एफगार स्कोर के कितने पैरामीटर होते हैं? 2।
5, 7, 10। तो कह रहा है एब्गार स्कोर के कितने पैरामीटर होते हैं? तो एब्गार स्कोर के 5 पैरामीटर होते हैं। एब्गार स्कोर में 5 पैरामीटर क्या होते हैं? तो क्या होता है एब्गार स्कोर में कितने? 5 पैरामीटर होते हैं। नेक्स्ट कह रहा वर्निक्स केसियोसा क्या है? वर्निक्स केसियोसा क्या है? शिशु का मल, सफेद चिकना लेप, खून, लसिका, द्रव। तो हमारा क्या वर्निक्स केसियोसा, जो हमारा वर्निक्स केसियोसा यह क्या है? यह सफ़ेद चिकना लेप होता है, यह वर्निक्स केसियोसा होता है। जो सफ़ेद चिकना लेप है वह क्या वर्निक्स केसियोसा है। शिशु का मल को क्या कहते हैं? मेकोनियम कहते हैं। खून या शिशु को ढकता नहीं है। लसिका द्रव या त्वचा पर नहीं होता है। तो वर्निक्स केसियोसा क्या सफ़ेद चिकना लेप है। नेक्स्ट यकृत के रोग में किस गर्भ निरोधक का प्रयोग निषेध है? कंडोम, कापटी, प्रोजेस्टेरोन गोली, स्टीन गोली या संयुक्त हार्मोनल गोली। तो कह रहा क्या यकृत के रोग में किस गर्भ निरोधक का प्रयोग निषेध है? तो हमारा यकृत के रोग में कौन सा गर्भ निरोधक? संयुक्त हार्मोनल गोली। यह यकृत रोग में क्या होता है? वर्जित होता है। और कंडोम, कापटी, प्रोजेस्टीन गोली ये सब क्या है? यह प्रयोग सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है नवजात का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 10 से 20 बार पर मिनट, 30 से 60, 70 से 90 या 20 से 25। तो क्या कह रहा है नवजात का सामान्य श्वसन दर, जो हमारा नवजात है, नवजात का सामान्य क्या श्वसन दर क्या होती है? तो 30 से 60 बार पर मिनट या नवजात के लिए ही सामान्य माना जाता है। नेक्स्ट कर फॉल्स लेबर की पहचान कैसे की जाती है? फॉल्स लेबर की पहचान कैसे की जाती है? नियमित संकुचन, गर्भाशय क्रिया में परिवर्तन, संकुचन चलने से बंद हो जाए, चलने से क्या हो जाए? बंद हो जाए, एम्ब्रियोटिक द्रव का रिसाव। तो कह रहा है फॉल्स लेबर की पहचान कैसे की जाती है? तो फॉल्स लेबर की पहचान कैसे की जाती है? संकुचन चलने से क्या हो जाए? बंद हो जाए। यह फॉल्स लेबर की क्या होती है? विशेषता होती है। संकुचन चलने से बंद हो जाए, यह फॉल्स लेबर की क्या है? पहचान है। नेक्स्ट कह रहा एब्डोमिनल पाल्पेशन में से शिशु की किस स्थिति का पता चलता है? हीमोग्लोबिन स्तर, भ्रूण का हृदय गति, भ्रूण का पोजीशन या कैल्शियम स्तर। तो कह रहा एब्डोमिनल पाल्पेशन से शिशु की किस स्थिति का पता चलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की पोजीशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट फिर कह रहा पेल्विक फ्लोर मसल्स की कमजोरी के लिए कौन सा एक्सरसाइज उपयुक्त है? एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग, केगल एक्सरसाइज या कार्डियो। तो कह रहा पेल्विक फ्लोर की कमजोरी को दूर करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा कीगल एक्सरसाइज। यह पेल्विक फ्लोर मसल्स को क्या करती है? मजबूत करती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और जो हमारा कार्डियो है यह हृदय स्वास्थ्य के लिए है, और स्ट्रेचिंग यह जोड़ों के लिए है, और एरोबिक्स या वजन घटाने के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहा सिजेरियन सेक्शन के बाद गर्भवती महिला को कितने वर्षों का अंतर होना चाहिए? 3 महीने बहुत कम है, 1 वर्ष कम है, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो कह रहा क्या सिजेरियन सेक्शन के बाद गर्भवती महिला को कितने वर्षों का अंतर होना चाहिए? तो सिजेरियन सेक्शन के बाद कम से कम 2 वर्ष का अंतर सुरक्षित अंतर माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? यूटेराइन एटानी, टीयर, रिटेंड प्लेसेंटा या क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण है यूटेराइन एटॉनी, यह सबसे आम कारण माना जाता है। नेक्स्ट कर आईयूडी लगवाने के तुरंत बाद क्या परामर्श दिया जाता है? वजन कम करें, रोजाना व्यायाम करें, 1 सप्ताह तक यौन संबंध से बचें, या शिशु को स्तनपान न कराएं। तो कह रहा आईयूडी लगवाने के तुरंत बाद क्या परामर्श दिया जाता है? तो आईयूडी लगवाने के बाद 1 सप्ताह तक यौन संबंध से बचें, या संक्रमण से बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा प्रीक्लेम्सिया की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? शुगर टेस्ट, यूरिन प्रोटीन टेस्ट, कलर डॉपलर या सीबीसी टेस्ट। तो कह रहा प्रीक्लेम्सिया की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो प्रीक्लेम्सिया की पुष्टि के लिए यूरिन प्रोटीन टेस्ट या प्रीक्लेम्सिया की पहचान के लिए आवश्यक माना जाता है प्रोटीन यूरिया टेस्ट। यूरिन में क्या हो? प्रोटीन हो। नेक्स्ट कह रहा एटेनेटल विजिट्स का आदर्श संख्या क्या है? 2, 4, 6, 1। तो कह रहा एटेनेटल विजिट्स की
आदर्श संख्या कितनी होती है? तो टेनेटल विजिट की आदर्श संख्या WHO के अनुसार कितनी है? न्यूनतम 4 जरूरी है। मतलब 4 विजिट क्या, कम से कम 4 विजिट क्या होना चाहिए? WHO के अनुसार जरूरी है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे फालतू बात में बकवास हमारा चलता रहता है जब तक हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना, जिससे आपका समय भी बचा सके और आप तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो देखिए अगला क्वेश्चन करा, मेकोनियम कब निकलता है? गर्भाशय में जन्म के बाद, दूध पिलाते समय या गर्भधारण से पहले दिन। तो कह रहा मेकोनियम कब निकलता है? तो मेकोनियम कब निकलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जन्म के बाद। यह सामान्य प्रक्रिया है। फिर कह रहा भ्रूण की धड़कन सबसे पहले कब सुनी जा सकती है? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह। तो भ्रूण की धड़कन सबसे पहले 6 सप्ताह ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से क्या संभव है? तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा हम क्या कहते हैं 6 सप्ताह, धड़कन सबसे पहले 6 सप्ताह के बाद ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा रिटेंड प्लेसेंटा की पहचान प्रसव के कितने समय बाद की जाती है? 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 सेकंड। तो कह रहा रिटेंड क्या कह रहा रिटेंड प्लेसेंटा की पहचान प्रसव के कितने समय बाद की जाती है? तो रिटेंड प्लेसेंटा की पहचान प्रसव के बाद कितने समय बाद की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 15 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 15 मिनट के भीतर प्लेसेंटा बाहर ना आए तो रिटेंड माना जाता है। नेक्स्ट कर यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य जोखिम कारक क्या है? प्राइमी ग्रेविडा, पूर्व सिजेरियन सेक्शन, एनीमिया या हाइपरथायराइडिज्म। तो कह रहा यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य जोखिम कारण क्या होता है? तो यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य जोखिम कारण है पूर्व सिजेरियन सेक्शन, यानी यह प्रमुख जोखिम कारक है। यूटेराइन रप्चर का सबसे सामान्य जोखिम और क्या? पूर्व सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट फिर कह रहा हेल्प सिंड्रोम में कौन सी रक्त जांच सबसे महत्वपूर्ण है? प्लेटलेट काउंट, यूरिन प्रोटीन टेस्ट, LPT या ब्लड ग्रुप। तो कह रहा हेल्प सिंड्रोम में कौन सी रक्त जांच सबसे महत्वपूर्ण है? तो हमारा प्लेटलेट काउंट की संख्या, प्लेटलेट की संख्या कम होती है। हेल्प सिंड्रोम में रक्त की जांच इसलिए की जाता है कि क्या? प्लेटलेट काउंट की संख्या को गिनने के लिए, पता करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का निदान सबसे पहले किससे किया जाता है? आंतरिक जांच, अल्ट्रासाउंड, MRI या हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का निदान सबसे पहले किससे किया जाता है? तो प्लेसेंटा प्रीविया का निदान सबसे पहले किससे किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। यह सुरक्षित और सटीक तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा राइट। यह MRI क्या है? दुर्लभ रूप से किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है शिशु में जन्म के समय हाइपोथर्मिया रोकने के लिए क्या किया जाता है? शिशु को खुले में छोड़ना, वार्म चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट या केवल रूम हीटर चालू करना या गीले कपड़े में लपेटना। तो कह रहा शिशु में जन्म के समय हाइपोथर्मिया रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो शिशु में जन्म के समय हाइपोथर्मिया रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्म चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट। यह सबसे प्रभावी उपाय है। अगला कह रहा है आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में कौन सा कारक मदद करता है? कैल्शियम, विटामिन सी, फास्फेट या फाइबर। तो कह रहा आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में कौन सा कारक मदद करता है? तो विटामिन सी यह आयरन का अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। और जो हमारा कैल्शियम है यह अवशोषण को कम करता है। और जो फास्फेट है यह आयरन से प्रतिस्पर्धा करता है। और फाइबर यह आयरन के बंधन को कम करता है। नेक्स्ट कह रहा पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को रोकने हेतु सबसे पहले क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक, ऑक्सीटोसिन, पेन किलर या IV फ्लूइड्स। तो कह रहा पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को रोकने हेतु सबसे पहले क्या दिया जाता है? तो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले दिया जाता क्या? ऑक्सीटोसिन। यह यूटेरस को संकुचित करता है। पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। यह क्या होता है? यूटेरस को संकुचित करता है। और एंटीबायोटिक क्या है? संक्रमण के लिए है। और पेन किलर यह दर्द कम करता है और ब्लीडिंग नहीं। और IV फ्लूइड है यह सहायक है, मुख्य नहीं, मतलब यह सहायता कर सकता है लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन ही है। नेक्स्ट करा एक का डिलेशन किस प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है? गर्भपात के समय, नॉर्मल डिलीवरी में, फीटल ECG में, प्लेसेंटा रिटेंशन में। तो कह रहा एक डिलेशन
एक का डिलेशन किस प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है? गर्भपात के समय या गर्भाशय गिरिवा को खोलने में किया जाता है। तो एक का डिलेशन किस प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है? गर्भपात के समय या गर्भाशय गिरिवा को क्या करती है? खोलने के लिए किया जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी में यह नहीं किया जाता और फीटल ईसीजी में इसका उपयोग नहीं होता और प्लेसेंटा रिटेंशन में भी प्रयुक्त नहीं होता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर ब्लड प्रेशर 160/110 mmHg किस स्थिति को दर्शाता है? नॉर्मल या माइल्ड हाइपरटेंशन या सीवियर प्रीक्लेम्सिया या हाइपोटेंशन। तो कर ब्लड प्रेशर 160/110 mmHg किस स्थिति को दर्शाता है? तो किस स्थिति को दर्शाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीवियर प्रीक्लेम्सिया, यह इसके दायरे में आता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर D&C प्रक्रिया के बाद सबसे समान जटिलता क्या हो सकती है? ओव्यूलेशन रुकना, गर्भाशय में घाव, हाइपरथायराइडिज्म या यकृत क्षति। तो कर D&C प्रक्रिया के बाद सबसे समान जटिलता क्या हो सकती है? गर्भाशय में घाव, यह सामान्य और गंभीर जटिलता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 30 क्वेश्चन हमने किए, 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार सेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने 7000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से। डेली हम 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, किसी दिन 90 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने लगभग 7000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।